हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप सबके समझ में आ रहा होगा। और मैं चाहता हूँ कि जितना आप लोग पढ़ रहे हो साथ के साथ उतने सबकी प्रैक्टिस भी करते चलो, साथ उस सबकी प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि देखो प्रैक्टिस विल बी मैन परफेक्ट। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सोच रहे हो आप पढ़ने से हो जाएगा, पढ़ने से तो खाली नहीं होगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करो। उससे आप टेक्स्ट बुक से कोई पासवर्ड टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर आप कोई एक जने ना लो, दो जने मिल के ले लो, कोई ऑफलाइन ले लो, लेकिन वैसे ऑनलाइन टेस्ट से ज़्यादा अच्छी होती है तो वो लो। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सारा आपको देखोगे आप उसमें बहुत ज़्यादा फायदे का होगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, उसमें देखो ज्योग्राफी क्वेश्चन कितने आए, तो आपको सारे ही मोस्टली मिलने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो जलमंडल है। जलमंडल को समझते हैं। जलमंडल क्या है, देखो पहले तो जलमंडल हमें पहले ही समझना है। पृथ्वी, देखो पृथ्वी क्या है, पूरे ही क्या है आपका, पृथ्वी है, ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी हमने समझी है। तो पूरे पृथ्वी पे कितने परसेंट जल है और कितने परसेंट स्थल है, ये समझना है। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। पृथ्वी के कितने परसेंट हिस्से पे जल है, कितने परसेंट पे आपके स्थल है। तो आपको दिखा है 71% पे जल है। ठीक है, पृथ्वी के 71% हिस्से पर जल है 100 में से। मतलब कि केवल 29% हिस्सा ऐसा है भैया जहाँ केवल स्थल है, जहाँ हम रहते हैं। फिर भी 71% जल होने के बाद भी हमें क्या रहता है, जल जीवन मिशन चलाते हैं, जल बचाओ अभियान चलाते हैं, क्योंकि इतना जल है उसके बाद भी, क्योंकि अधिकतर जल आपका महासागरों में है, अधिकतर महासागरों में। और वो जल आपका पीने योग्य नहीं था आपसे, लेकिन आज की जो अब टेक्नोलॉजी आ रही है आगे आगे, तो उसमें समस्या सब खत्म होने वाली है। जो वो सारा जल आपके पीने योग्य यूज हो जाएगा, क्योंकि फिल्टर होने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो मेन चीज़, पृथ्वी कितने परसेंट हिस्से पे जल है, 71। और उस 71% का कितना परसेंट जल ऐसा है जो हमारे पीने योग्य है, वो केवल मात्र 2% है। मात्र 2%। वो कहाँ पर है आपका, 2% नदियों में है। ठीक है, आपके ग्लेशियरों में है, जमा हुआ है नदियों में है, वहाँ मिलता है आपका ये 2%, जिसे हम पीने योग्य यूज करते हैं। ठीक है, समुद्र जो आपके, अब ध्यान रखो, अगर जो आपके पृथ्वी है इसके दो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो पूछ लेते हैं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने परसेंट जल है, 100। अगर इसे 100% कर दें, इधर पृथ्वी पूरा 100%, और पृथ्वी को दो हिस्से में बांट दिया तो 100% इधर देते हैं, 100% इधर कर दें, तो उत्तरी गोलार्ध में कितने परसेंट जल है, 100% का 61%, और दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, 81% है। ठीक है, ये नॉर्मल छोटा छोटा डाटा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि समुद्र की समुद्री दूरी को, मतलब जैसे आपका समुद्र है, जैसे आपके समुद्र है, ये वाले समुद्र। ठीक है, तो समुद्र की देखो, हम स्थल पर जब दूरी मापते हैं, किस में मापते हैं आपकी, जब स्थल पर जो आपकी दूरी मापते हैं किस में मापते हैं, किलोमीटर में। जैसे मुझे यहाँ से कहीं जाना है, बुलंदशहर जाना है, तो बताऊंगा 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। यहाँ से दिल्ली जाना है 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो ये बताते हैं। उसी तरह जब आपके समुद्र की सतह पर दूरी चलती है तो उसे किलोमीटर में नहीं मापते, उसे नॉटिकल मील में मापते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, समुद्री दूरी को किस में मापते हैं, नॉटिकल मील में। समुद्री दूरी को किस में मापते हैं, नॉटिकल मील में। पूछते हैं एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। मतलब 1.852 किलोमीटर में कितना होता है, एक नॉटिकल मील होता है। तो ये तो दूरी होगी। अब समुद्री गहराई भी है, ये तो क्या सतह थी, इस पर हमने दूरी माप ली समुद्र की, जो पानी के ऊपर दूरी है। ठीक है, अब समुद्र की जो गहराई है, तो समुद्री गहराई को किस में मापते हैं, फैडम में मापते हैं। समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं, अगर इसके अंदर चलेंगे नीचे की ओर तो किस में मापेंगे, फैडम में मापेंगे। ठीक है, ये जो समुद्र है आपको इधर देखने आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस एक फैडम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, और एक फैडम बराबर 6 फीट, 6 फीट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं। और ये आपका रह गया, समुद्र में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं। जो समुद्र में छुपी हुई वस्तु होती हैं उनका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का। ठीक है, सोनार का प्रयोग क्या करते हैं आपका, सोनार। तो सोनार का प्रयोग किसमें करते हैं हम, आपका जैसे आपके समुद्र, देखो सोनार का प्रयोग कई सारी चीज़ों में होता है। एक तो समुद्र में छुपी हुई जो चीज़ें होती हैं, समुद्र से आज से हजारों साल पहले, कई सौ साल पहले आपका क्या होता था, हजारों नहीं कई साल पहले समुद्र से यातायात हुआ करता था। तो उस दौरान समुद्र में तूफान भी आया करते थे। मैप तो होता नहीं था किधर से निकालना है किधर से नहीं निकालना। तो होता गया, तूफान में समुद्र कई बार जहाज पलट जाते थे। अब वो जो चीज़ें जहाज़ों के अंदर हुआ करती समुद्र के नीचे गिर गई है। अब उन चीज़ों का पता लगाने के लिए एक यंत्र तैयार किया गया है आपका, सोनार नाम का। ठीक है, जिसमें आपकी एक्टिव वेव्स निकलती हैं। उसकी सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका प्रयोग आपका जो समुद्र का मैप होता है उसे बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। समुद्र का मैप मतलब कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ पे कटक है, कहाँ पे ज़्यादा गहरा है, कहाँ पे कम गहरा है, ये सारी पता लगाने के लिए भी जो उसका मैप तैयार करता है वो सोनार ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ज्वार भाटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा
ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है? नॉर्मल सी चीज़ है, बड़े नॉर्मल सी चीज़। जब जल स्तर, अब ये क्या है? सामान्य स्थिति है, ये सामान्य स्थिति है, ठीक है। यहाँ मकान बना हुआ है, यहाँ तट है, ये आपका सामान्य स्थिति है। और जब सामान्य स्थिति है ऊपर, जब सामान्य स्थिति से ऊपर जल उठ जाए, जब सामान्य स्थिति से जल ऊपर उठ के आए, उसे कहते हैं ज्वार। जैसे नॉर्मल व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति हो आप, अभी सामान्य मतलब नॉर्मल हो, और जैसे ही आपको गुस्सा हो जाए, गुस्सा आ जाए बहुत ज़्यादा, तो आप एक नॉर्मल स्थिति से ऊपर की ओर उठ के चले गए, ठीक है। तो क्या हुआ? आपके अंदर ज्वार आ गया, मतलब आपको गुस्सा आ गया, आप सब कुछ तोड़ फोड़ कर दोगे, सब विध्वंस, सब कुछ तोड़ोगे, ठीक है। क्या हुआ उस टाइम? क्योंकि खतरनाक है ज्वार, ठीक है। और वही जब, अब ऐसा तो है नहीं हमेशा आप गुस्से में रहोगे, वो ठंडा भी होगा गुस्सा आपका, तो जैसे ही वो गुस्सा आपका ठंडा होगा, तो फिर आपका क्या होगा? फिर पीछे जो पानी ऊपर की ओर चढ़ा है पीछे की ओर भी जाएगा, तो जो आपके अभी पीछे की ओर जाएगा, तो ये क्या है? सारी चीज़ों को पीछे की ओर ले जाएगा, मतलब ये जल आपका पीछे की ओर चला जाएगा, तो इसे कहते हैं भाटा। जब जल स्तर तटों पर सामान्य स्थिति से ऊपर उठ के आ जाए, उसे आपका ज्वार कहते हैं। जब सामान्य स्थिति से ज़्यादा नीचे चला जाए, उसे भाटा कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में भी आपको इस तरह की चीज़ दिखती है, ठीक है। तो ये तो क्लियर तय है, जो चीज़ें ऊपर उठ के आएंगी उसका पीछे आना तय है। तो ज्वार भाटा, कारण क्या है ज्वार भाटा का आने का? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सबसे मेन कारण है, ध्यान रखना। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सबसे मेन कारण है आपका ज्वार भाटा आने में। देखो, चंद्रमा से कहीं अधिक गुरुत्वाकर्षण अधिक है सूर्य का, लेकिन सूर्य क्या चंद्रमा से दूर है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा से दूर है और चंद्रमा क्या थोड़ा पास है। अब जो पास है उसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, और जो सूर्य है वो बहुत दूर है, तो इसलिए इसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। जबकि अगर गुरुत्वाकर्षण देखें तो सूर्य का अधिक है, ठीक है। तो पहला कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण, दूसरा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी काम करता है इस पर, तीसरा आपका पृथ्वी का घूर्णन भी काम करता है। तीनों काम कर रहे होते हैं। अगर पूछ लिया जाए ज्वार भाटा आने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब पूछ ले ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है, तो आपको चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के घूर्णन, तीनों ही लिखने पड़ेंगे आपको, तीनों बताने पड़ेंगे, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा, तो ज्वार भाटा क्या है? आपके जो सर्वाधिक खतरनाक ज्वार भाटा आती हैं वो या तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आती हैं। अमावस्या जो बृहद ज्वार भाटा होती हैं। वैसे प्रतिदिन आपके 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आती हैं। पूछा जाएगा क्या प्रतिदिन ज्वार भाटा कितनी बार आती हैं? 2 बार आती हैं, 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आती हैं। और बृहद ज्वार भाटा जो आती हैं अमावस्या पूर्णिमा को आती हैं, ठीक है। जो आपका ये आप जो देख रहे हो उधर, ये क्या है? सागर है, ठीक है, मतलब समुद्र है। समुद्र का जो ऊपर वाला जो पानी जहाँ बह रहा होता है, जब जो चीज़ हम देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? तल बोलते हैं। जहाँ समुद्र का जल ऊपर की ओर बहता हुआ दिख रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? तल बोल रहे हैं। अब जो समुद्र का कहीं ना कहीं जाके भूमि पे टट रहा होगा, मतलब जमीन पे रुका हुआ होगा, जमीन पे रुक रहा होगा, ठीक है, भूमि होगी। जो भूमि पे टिकता है नीचे जाके उसे बोलते हैं नीतल। समुद्र के ऊपरी हिस्से जो हम देखते हैं उसे तल बोलते हैं। जो हमें नहीं दिखता, जो सबसे नीचे गहराई में जाकर होता है, जहाँ जो मिट्टी पे जाकर, मतलब जो भूमि होती है उस पर जाकर टिका होता है, उसे नीतल कहते हैं। यहाँ पर आपके यहाँ वैथिक जीव पाए जाते हैं, वैथिक जीव, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपके अगर नॉर्मल जो लघु ज्वार भाटा आती है उनमें क्या होता है? जब लघु ज्वार भाटा आ रही होती हैं तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच और सूर्य के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। अगर कैसे भी देख लो, रख के इधर रखे तो वो 90 डिग्री, पूछे 90 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर कैसी ज्वार भाटाएं आती हैं? लघु ज्वार भाटाएं आती हैं, छोटी। जब सूर्य यहाँ होगा, पृथ्वी इधर होगी, और 90 इससे सीधे जा रहा होगा आपका कौन? चंद्रमा, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल पर जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब आपकी लघु ज्वार भाटा आएंगी, और ये डेली बनते हैं, 24 घंटे में 2 बार बन जाता है, ठीक है। और बृहद ज्वार भाटा देख लो, जब बृहद ज्वार भाटाएं होती हैं तो सूर्य होगा, ठीक है, और बीच में क्या? चंद्रमा आ रहा होगा, इधर पृथ्वी आ रही होगी, ठीक है। और या फिर आपके पृथ्वी बीच में आ रही होगी, चंद्रमा इधर आ रहा होगा, सूर्य इधर आ रहा होगा। और 2 कंडीशन, पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है। एक रात पूरी अंधेरी होगी और एक रात पूरी उजालेदार होगी, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है आपका? 180 का। तो पूछा जाएगा 180 डिग्री के एंगल पर कैसी ज्वार भाटाएं आती हैं? बृहद ज्वार भाटाएं, ठीक है, बृहद ज्वार भाटाएं आती हैं आपके 180 डिग्री के एंगल पर। तो समझ में आ गया। तो बृहद ज्वार भाटाएं कब आती हैं? पूर्णिमा व अमावस्या के दिन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक ये एक जो टॉपिक जाता है आपके समुद्री नितल की आकृतियाँ, इसे कहते हैं। जो ये वाला टॉपिक है इधर, इसका जो नाम है समुद्री नितल की आकृतियाँ। समुद्री आपके नितल की आकृतियाँ, नितल की आकृति, ठीक है, समुद्री नितल की आकृति। जैसे हमने आपका पढ़ा था, अब से पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे स्थलों पर वायु द्वारा आकृति बनती हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके समुद्र में भी आपके, मैंने अब उबड़ खाबड़ होंगी चीज़ें कि वो भी कभी एक स्थल रहा होगा,
उसमें पानी भरा है, धीरे धीरे ऊबड़ खाबड़ आकृति बनी है, उसी तरह से यहाँ भी दिखेंगी आपकी। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, तट है, जो हम जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, बीच बोलते हैं इस तरह से। तो ये आपका ढाल क्या होता है, ये आप यहाँ पे पानी आ रहा है और ये आपस में मिल रहे होते हैं, जिधर पानी और तट दोनों मिल रहे होते हैं उसे बोलते हैं महासागरीय तट। जो पानी, जो समुद्र का जल है और तट जो मिले होते हैं उसे बोलते हैं महासागरीय तट। महासागरीय तट या मग्न तट, महासागरीय तट या मग्न तट या निम्न मग्न तट। निम्न मग्न तट, इसमें के बारे में क्या है, महाद्वीपों का अंतिम भाग। तो महाद्वीपों का अंतिम भाग है, इधर देख लो चाहे इधर देख लो, तो महाद्वीप खत्म हो रहा होगा, कोई एक सागर स्टार्ट हो रहा होगा। महाद्वीपों का अंतिम भाग अंतिम भाग होता है, जिसकी जो मगन तट होता है, पूछ लेते हैं मगन तट की गहराई कितनी होती है, 100 फैडम होती है। एक फैडम कितने बराबर, 6 फीट के बराबर। ठीक है, मानव मगन तट पूछा है, मगन तट मानव के लिए उपयोगी है, अत्यधिक उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह होते हैं, यहीं पे आपके बंदर, क्योंकि मगन तट में, क्योंकि आपका जो पानी का जहाज है सड़क पर आगे तो खड़ा होगा नहीं भाई, पानी में खड़ा होगा, तो हल्का गहराई होनी चाहिए। ठीक है, तो बंदरगाह होते हैं, पर्यटक स्थल बनाए जाते हैं, जैसे गोवा जैसा बीच रहा हो। ठीक है, गोवा वाले बीच पे सुना है ना गाना, तो बीच देखे होंगे आपने, तो वहीं आपका उस तरह से पर्यटक स्थल बनते हैं। ठीक है, नौसेना की ट्रेनिंग होती है। नौसेना की ट्रेनिंग कहाँ कराओगे? अब जो भाई जिस पर स्विमिंग नहीं आती उसे बीच समुद्र में तो लेके जाओगे नहीं, कहाँ लेके जाओगे उसे? बीच में मतलब स्टार्टिंग से लेके चलोगे ना, सीधा बीच में जाकर थोड़ी फेंक दोगे। तो स्टार्टिंग से तो क्या, कहाँ इनकी नौसेना की ट्रेनिंग होती है, कहाँ पे? मगन तट पे। ठीक है, दूसरा क्या है, पेट्रोलियम का 20% यहाँ पाया जाता है। पेट्रोलियम क्यों? क्योंकि आज जो आपको ये तट दिख रहा है, तो ये थोड़ा क्या घिसावट के कारण ये कटा है, यहाँ से कभी यहाँ तक रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ रहे होंगे, पेड़ रहे होंगे, तो जो पेड़ होंगे जो उसने काटे होंगे, किसने? पानी ने। तो वो कट के कहाँ गिरे? नीचे की ओर, यहाँ गिर गए, यहाँ जम गए, तो ये क्या बन गए आपका, ये 100 फैटम तक है, मतलब 600 फीट। ठीक है, तो क्या बन गया, ये आपके पेट्रोलियम बन गए। तो यहाँ पे क्या आपका पेट्रोलियम का केवल 20% पाया जाता है। इसके बाद आता है मग्न ढाल, ये वाला जो तेज स्पीड से नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ तक नॉर्मल स्पीड है, उसके बाद एकदम मग्न ढाल क्या, तेज स्पीड से नीचे की ओर चलेंगे, एकदम स्पीड से। जैसा पहाड़ों से कभी उतरे हो, एक तो नॉर्मल पहाड़ी इस तरह की है और एक पहाड़ी कुछ इस तरह की होती हैं, और उनसे एक साथ स्पीड से उतरोगे तो वहाँ पर अगर आपका पैर फिसला तो सीधे नीचे टपक जाओगे। ठीक है, तो मगन ढाल, मगन ढाल पर निक्षेपण नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर यहाँ से आती है तो रुक नहीं पाती, बह जाती है नीचे की ओर। उपयोगी, जब निक्षेपण नहीं हो रहा तो उपयोगी है नहीं मगन ढाल हमारे लिए। ठीक है, पूछ लेंगे बस इतना ध्यान रखो, मगन ढाल की गहराई कितनी होती है? 2000 फैडम तक होती है। ठीक है, आगे देखो महासागरीय मैदान। अब देखो आपका महासागरीय मैदान बड़ा उपयोगी है भाई, हमारे लिए क्या उपयोगी है? मैदान ही तो उपयोगी है हमारे लिए भी। हम भी अगर खेती करते हैं, कहाँ खेती करते हैं? मैदानों में करते हैं। तो उसी तरह आपके यहाँ भी मैदान उपयोगी है महासागरों के। ठीक है, अगर मैदान नहीं होंगे तो खेती नहीं कर पाओगे, इसी तरह मैदान नहीं होंगे तो नीचे कुछ चीज़ निक्षेपण होगी नहीं। अब एक चीज़ सोचो, जो यहाँ से जो चीज़ यहाँ से ढाल से नीचे की ओर जा रही है तो कहीं ना कहीं निक्षेपित होगी। ये क्या है, ये ऊबड़ खबड़ा करती है, स्पीड यहाँ तेज है पानी की, और एक जगह जाकर एक लंबा मैदान बनेगा महासागर में, एक बड़ा मैदान बनेगा महासागर में, और जो सारी चीज़ उठ के आई है वो चीज़ वहाँ पे निक्षेपित हो जाएंगी, यहाँ हो जाएंगी, यहाँ हो जाएंगी, यहाँ हो जाएंगी। जो मतलब ये आपको समझाया गया है छोटा छोटा हिस्सा करके, ये आपके बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये चीज़ें निक्षेपित हो जाएंगी, निक्षेपण। तो महासागरीय मैदान नीतल का सबसे विस्तृत भाग होता है। पूछा है नीतल का सबसे विस्तृत भाग क्या होता है? महासागरीय मैदान होता है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी होती है महासागरीय मैदान की? 3000 से लेकर 6000 फैडम तक होती है। ये महासागरीय मैदान सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि जितना भी निक्षेपण आया है वो सब जाकर कहाँ रुकेगा? कोई आदमी बहता हुआ डूबता हुआ मर गया, कहाँ जाकर रुका? नीचे जाकर गिरेगा। कुछ चीज़ें पलटी, कहाँ जाकर गिरी? पेड़ पौधा गिरा, कोई भी चीज़ गिरी, कहाँ गई? महासागरीय मैदान में जाकर रुकेगी, क्योंकि बीच में रुकेगी नहीं, सब जाकर नीचे टिक जाएगी। जैसे टाइटेनिक गिरा था, टाइटेनिक टूटा था, कहाँ रुका? नीचे जाके मरे ना सब लोग, तो नीचे गिरे। तो अब क्या होगा, वो आज से 100 हजारों साल बाद क्या बनेंगे? पेट्रोलियम पदार्थ बनेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम का 100% 80% यहीं पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी नीतल आपका महासागरीय मैदान। ठीक है, बड़ी मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आपकी महासागरीय मैदानों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका द्रोणीय बेसिन। देखो ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये इसे आपका द्रोणीय बेसिन कहते हैं। द्रोणीय बेसिन महासागर नीतल पर उबड़ खबड़ आकृति, देखो उबड़ खबड़ आकृति, नीचे गड्ढे वड्ढे, ये बनी हुई क्या है? आपकी द्रोणीय बेसिन है। मैं लिख देता लेकिन वो फिर अच्छा नहीं लगता देखने में। द्रोणीय बेसिन है। ठीक है, आपका द्रोणीय बेसिन। अब इसमें पूछना है खाई क्या होती है? फिर जो द्रोणी होती है उसकी सबसे गहरी द्रोणी, उसे खाई कहते हैं। ठीक है, खाई, सबसे गहरी द्रोणी को खाई कहते हैं। जो सबसे गहरी होगी उसे खाई कहते हैं। द्रोणी की सबसे गहरी खाई, ठीक है, उसे खाई कहते हैं। कटक क्या है? कटक महासागर में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला, जैसे ये है आपकी। ठीक है, थोड़ा और ऊंचा कर दो इसे, मान लो, मतलब बस इमेजिन करना है हमें। तो महासागर में क्या है? डूबा हुआ है कटक, मतलब एक पर्वत श्रृंखला है
जो महासागरों के ऊपर नहीं उठ के नीचे ही है, नीचे ही अभी तक है। जैसे आपका अब जब कैसे बना कटक आप कहोगे, तो ये क्या है, जैसे जब पृथ्वी फटती है तो उसके अंदर तो मैग्मा निकलता है। मैग्मा निकलने के बाद अगर सतह पे निकला तो पहाड़ी बनाएगा, जो आपके पहाड़ बने हैं उनका भी इस तरह से कुछ ना कुछ फॉर्मूला जा रहा है, ठीक है। और समुद्र के अंदर बना तो पृथ्वी की सतह फटी चौड़ी, उसमें से मैग्मा निकला, ठंडा हुआ पानी की वजह से वो क्या हुआ, एक कटक मतलब पहाड़ी बन गई, एक पर्वत श्रृंखला। मतलब महासागर में डूबे हुए पर्वत श्रृंखला को कटक कहते हैं। महासागर में जो पर्वत श्रृंखला बनेगी उसे कटक कहेंगे, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा कटक आपका उत्तरी दक्षिण जो आपका अटलांटिक महासागर है, अफ्रीका मतलब अफ्रीका और यूरोप और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में आपका अटलांटिक महासागर है, उसमें आपका विश्व का सबसे लंबा कटक है जिसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हो चुके हैं, कटक पहाड़ी कैसे बनते हैं, और नहीं हुए तो मैं आगे बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। समुद्री पहाड़ी क्या होते हैं, समुद्र में ऊपर उठी पर्वत श्रृंखला, जैसे आपने गानों में देखी होगी कुछ पहाड़ियाँ होती हैं समुद्र के ऊपर उठी हुई, ठीक है। समुद्र में हल्की हल्की मतलब चोंचदार होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, समुद्र में हल्की सी ऊपर उठी हुई होंगी, उन्हें बोलते हैं आपकी पहाड़ी। देखो ध्यान रखना, ये कटक और समुद्री पहाड़ी दोनों खतरनाक होती हैं, दोनों ही खतरनाक, क्योंकि जो लोग नाविक होते हैं, तो पहाड़ी तो ऊपर दिख गई, पहाड़ी के तो आप साइड से घुमा के निकल जाओ, कटक ज़्यादा खतरनाक है। कटक क्या होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका बारे में पता, मतलब रेंजिंग तो होती है, लेकिन कई बार क्या करते हैं देखो कि ये समुद्री जहाज को फाड़ देते हैं। जैसे आपके एक समस्या दिखी थी टाइटेनिक में, कुछ इस तरह से था, लेकिन पूरा कटक नहीं था वो, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी थी, ठीक है। ये दूसरा क्या है, द्वीप, और आपका एक द्वीप है। द्वीप क्या है, देखो द्वीप क्या होते हैं, वो चारों तरफ से क्या समुद्र से मतलब घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं, बस कुछ हिस्सा उसका ऊपर की ओर उठ गया है समुद्र से, तो कुछ हिस्सा क्या है जहाँ पे आपका जीवन संभव हो गया है, जहाँ पे जीवन हो पा रहा है। तो द्वीप क्या है, जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा हो, बस उसका कुछ हिस्सा निवास स्थान लायक हो, उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके जो आज का था जलमंडल के बारे में। मेरा मानना है ये कि आपके समझ में अच्छे से आया होगा, और नहीं भी समझ में आया करे तो कमेंट करके बता दिया करो कि कोई टॉपिक में डाउट रहा करे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।